So, good morning, students. How are you? So today I will discuss soil pollution. So already I told you different types of pollution like air pollution, water pollution, noise pollution. So soil pollution is also important, one of the important pollutions. So first of all, we will know what is the soil. तो जैसा कि आपको पता है कि सॉइल एक मीडियम है जिसपे हम लोग क्या है प्लांट को ग्रो करते हैं या सॉइल कई जगह यूज किया जाता है। तो सॉइल इज डिफाइंड एज टॉप लेयर ऑफ अर्थ क्रस्ट, क्योंकि अर्थ है, अर्थ का जो टॉप लेयर होता है उसको हम सॉइल के रूप में यूज करते हैं। एंड जैसा कि आपको पता होगा कि इट कंटेन्स ऑर्गेनिक मैटर्स, वाटर, एयर, मेनी लिविंग ऑर्गेनिजम्स, because it has some biomass, some you can tell that fungus, some bacteria, so many things that is called endophytes, many things, even these bacteria also present in the plants, also present in the soil. Okay, so soil provides support and nutrition for the plant growth, because it is just I just told you it is a medium. So you guys, it is going to provide nutrition and support, because nowadays we are discussing about hydroponics, photoponics, aeroponics. So without soil, we are going to cultivate the different plants. So then in that case you have to what called design some special ways. So, but nowadays, no doubt many new advancements came into picture, but still maximum people are dependent on the soil to grow the plants. So healthy soil has a वैल्यूएबल एसेट्स, जैसा कि पहले ही बताया था कि अगर दो तरह के सॉइल है या दो लैंड है, एक लैंड आपका अनफर्टाइल है, एक आपका फर्टाइल है। तो फर्टाइल जो लैंड होगा, क्योंकि उसका सॉइल ही फर्टाइल होगा, तो उसका कॉस्ट ज्यादा होगा। नाउ इट हैज बीन रिसीविंग मोर एंड मोर टॉक्सिक सब्सटेंसेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सॉइल एक मीडियम है जो कि इतना सपोर्ट कर रहा है प्लांट्स के लिए या एग्रीकल्चर के लिए, लेकिन वो अगर सॉइल में अगर टॉक्सिक सब्सटेंस बार बार आएंगे तो क्या होगा, वो सॉइल प्रदूषित हो जाएगा, वो सॉइल पॉल्यूट हो जाएगा। तो व्हाट इज द सॉइल पोल्यूशन? So it is defined as buildup in the soil of persistent toxic compound, chemicals, salts, radioactive materials, or disease-causing agents. So these are the different things we are going to be accumulated in the soil and finally lead to the pollution of soil. So it occurs due to rapid growth in industrial development, intensive agriculture, and other anthropogenic activities. तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है आज के दिन या आज के डेट में। आप देखेंगे कि एक तो क्या है कि लैंड जो पहले था, जो 50 साल पहले हुआ करता था, उतना लैंड नहीं रहा। लैंड धीरे धीरे क्या है, सीमित होती जा रही है। लैंड हम लोग धीरे धीरे इसको यूज कर रहे हैं कहाँ पे, तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए, एग्रीकल्चर, इंटेंसिव एग्रीकल्चर के लिए, क्योंकि एग्रीकल्चर में बहुत सारा चीज आता है। एंड अदर एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी, एंथ्रोपोजेनिक मीन्स ह्यूमन एक्टिविटीज, बहुत सारा चीज है कि लोग जो है ना बिल्डिंग बना रहे हैं, तो तरह तरह के काम हो रही है, इसलिए उसको हम सॉइल को यूज कर रहे हैं, लैंड को यूज कर रहे हैं। सो सॉइल पोल्यूशन में चेंज फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल नेचर ऑफ सॉइल। तो जैसा कि बताया था कि एक सॉइल में अगर इतना न्यूट्रिएंट्स है, इतना ऑर्गेनिक मैटर है, इतना माइक्रोब्स है, तो क्या है कि ड्यू टू द एक्युमुलेशन ऑफ डिफरेंट केमिकल्स एंड कंपाउंड, वो क्या होगा कि इट मे लीड टू द चेंज ऑफ फिजिकल एंड केमिकल बायोलॉजिकल, ये सारे जो प्रॉपर्टी है ये चेंज हो जाएगा। एंड दैट मे बी लीड टू द अनफिट ऑफ प्लांट ग्रोथ, एनिमल्स एंड ह्यूमन यूज। तो क्या है, हम उसको नहीं कर सकते हैं, प्लांट के लिए यूज नहीं कर सकते। सो दीज पोल्यूटेंट्स डिक्रीज सॉइल क्वालिटी, डिस्टर्ब द सॉइल नेचुरल बैलेंस। क्योंकि पहले ही बताया था कि फूड चेन होता है, तो क्या उस तरह से एक तरह से कहा जाए कि फूड चेन भी इससे कारण डिस्टर्ब हो रहा है, एंड सॉइल क्वालिटी तो ऑफ कोर्स डेटीरिएट हो ही। नाउ मेजर सोर्सेज ऑफ सॉइल पोल्यूशन। सो सॉइल पोल्यूशन के डिफरेंट सोर्सेज जैसे बताया था आप लोग, एसिड रेन हो गया, वो आपका जब बारिश होती है तो उससे आता है। देन पेस्टिसाइड एंड हर्बिसाइड स्प्रे इन द फील्ड, ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। बाकी पॉइंट भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट इसलिए है क्योंकि फार्मर्स क्या करते हैं, प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए वो यूज करते हैं पेस्टिसाइड। मानते हैं कि कोई प्लांट लगाया, प्लांट में क्या है, कोई इंसेक्ट लग गया, कोई डिजीज लग गया, तो उसको कंट्रोल करने के लिए फार्मर्स इंसेक्टिसाइड स्प्रे करते हैं या पेस्टिसाइड स्प्रे करते हैं। या कोई अनवांटेड प्लांट आ गया जिसको हम लोग वीड बोलते हैं, उस वीड को कंट्रोल करने के लिए फार्मर्स हर्बिसाइड्स यूज करते हैं। तो ये क्या है कि ये हम अगर
जुडिशियस यूज करेंगे, विगरस यूज करेंगे, जितना रिकमेंडेड डोज है उससे ज़्यादा यूज करेंगे, तो ये क्या है कि लॉन्ग रन में क्या है कि ये सॉइल में इसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ये एक्युमुलेट होते हैं, और क्या है कि वो भी क्या है कि थ्रू फूड चेन, थ्रू बायोमैग्निफिकेशन ये प्लांट्स में आ जाते हैं। एंड एक्सेसिव यूज ऑफ आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर, जैसे कि बताया था कि आजकल फार्मर्स क्या है कि अगर नाइट NPK जैसे नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस हो गया, पोटासियम हो गया, तो जैसे उसके सोर्स हैं, जैसा कि आपको पता होगा कि यूरिया है, DAP है, MOP है, बहुत सारे आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर है जो कि केमिकल फर्टिलाइजर है, उसका वो फार्मर्स यूज करते हैं। उसके एक्सेसिव यूज से क्या है कि आपका जो सॉइल है वो भी लॉन्ग रन में क्या है कि वो प्रदूषित हो जाएगा। जैसे कि आपने देखा होगा पंजाब का सिचुएशन हो गया, तमिलनाडु का सिचुएशन हो गया, आंध्र प्रदेश का सिचुएशन हो गया, ये वहाँ के किसान ने इतना फर्टिलाइजर यूज किया जिसके कारण लैंड जो है ना काफी मतलब जितना प्रोडक्शन पहले होता था अब उतना नहीं हो रहा है, और उसे क्या है कि तरह तरह बीमारियां हो रही है। जैसे कि आपने सुना होगा पंजाब में आजकल कैंसर वहाँ पे काफी बहुत बड़ा बीमारी बन गया है, क्योंकि हर चीज सॉइल प्रदूषित हो गया, तो जो भी फूड होगा वो प्रदूषित होगा, वही ह्यूमन बीइंग खाएंगे, कंजप्शन करेंगे, तो फिर क्या वो बॉडी में जा रहा है ड्यू टू द बायोमैग्निफिकेशन, मीन्स ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन चेन टू अदर चेन, तो क्या है कि वो जा रहा है, तो इससे क्या होगा कि लोगों को कई बीमारियां हो रही है, इसमें कैंसर इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा सॉलिड वेस्ट लाइक गार्बेज, थ्रैश, ऐश, बिल्डिंग मटेरियल्स, प्लास्टिक बॉटल्स, कैन, ये सब भी क्या है कि हम सॉइल में डंप कर रहे हैं या कहीं नदी किनारे डंप कर रहे हैं, तो क्या है धीरे धीरे फ्लो होता है। देन स्टोरेज एंड डिस्पोजल रेडियो एक्टिव वेस्ट फ्रॉम द पावर प्लांट, देन सीपेज फ्रॉम ए लैंडफिल, डिस्चार्ज ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट इनटू द सॉइल, ये भी इंपॉर्टेंट है कि जो भी इंडस्ट्रियल वेस्ट होता है हम सॉइल में वेस्ट करते हैं। जैसे कि हमने देखा होगा यमुना के किनारे जो सॉइल है वहाँ पे फार्मर्स बहुत सारे वेजिटेबल्स उगाते हैं, लेकिन वहाँ के जो जमीन है वहाँ पे काफी हेवी मेटल्स है, और समुद्र के पानी में भी है और सॉइल में भी है, और वही हम लोग यूज कर रहे हैं, तो क्या है कि वो हमारे लिए बॉडी के लिए हार्मफुल है। देन पर्कुलेशन ऑफ कंटामिनेटेड वाटर इनटू द सॉइल, ये भी है, जो भी हमारे जो वाटर जो कंटामिनेट हो गए वो भी सॉइल के अंदर जा रहे हैं। देन रप्चर ऑफ अंडरग्राउंड स्टोरेज टैंक, आपने देखा होगा जहाँ तहाँ जो टैंक होते हैं वो लीक होते हैं, जहाँ तहाँ से पानी आपका आ रहा है वो सॉइल में जा रहा है। देन डिफॉरेस्टेशन एंड सॉइल इरोजन, ये सबसे ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि आजकल क्या है कि हम लोग वनों की कटाई कर रहे हैं, फॉरेस्ट की कटाई कर रहे हैं, प्लांट काट रहे हैं। प्लांट तभी हम काट सकते हैं जब वो ड्राई हो जाए, लेकिन हम लोग क्या करते हैं अपने फायदे के लिए क्या करते हैं, जो प्लांट्स जो अब उसका ड्राई नहीं है, जो हेल्दी कंडीशन में है लेकिन मोटा है, उसकी कीमत ज़्यादा है, अपने फायदे के लिए हम लोग काट रहे हैं। इससे क्या डिफोरेस्टेशन होगा और सॉइल इरोजन होगा, आपका सॉइल इरोजन मीन्स मिट्टी का कटाव होगा। नाउ कॉमन केमिकल्स इन्वॉल्व इन द कॉजिंग सॉइल पोल्यूशन, तो कुछ इंपॉर्टेंट केमिकल्स हैं जो कि सॉइल पोल्यूशन कॉज करते हैं, जिसमें कि पेट्रोलियम, हाइड्रोकार्बन्स हो गया, आपने पढ़ा होगा बहुत सारे हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। देन हेवी मेटल्स, जैसे कहीं बताया था कि हेवी मेटल्स जो है ना आजकल सॉइल में काफ़ी एक्यूमुलेट हो गए हैं। देन नेक्स्ट इज पेस्टिसाइड्स एंड सॉल्वेंट्स। देन टाइप ऑफ सॉइल पोल्यूशन, सो देख लिया कि हाँ सॉइल पोल्यूशन के सोर्सेज क्या हैं, देन टाइप क्या है। सो टाइप ऑफ सॉइल पोल्यूशन, पहला है एग्रीकल्चर सॉइल पोल्यूशन, क्योंकि फाइनली हम लोग प्लांट जो है ना एग्रीकल्चर फील्ड से ग्रो कराते हैं। सेकेंड हो गया इंडस्ट्रियल सॉइल पोल्यूशन, एंड थर्ड हो गया अर्बनाइजेशन सॉइल पोल्यूशन। सो विल डिस्कस वन बाय वन। सो एग्रीकल्चर सॉइल पोल्यूशन, द प्लांट्स ऑन विच वी डिपेंड फॉर द फूड, जैसे बताया था, यू कैन सी हियर under attack from the insect, fungi, bacteria, viruses, rodents, other animals to kill unwanted population living in or on their crops. पेस्टिसाइड एंड हर्बिसाइड्स आर अप्लाइड टू द एग्रीकल्चर लैंड, ये सारी चीज़ें मैं डिस्कस कर चुका हूँ। तो क्या होगा कि ये सारी चीज़ें हैं कि अगर हम इसको यूज करेंगे तो हमारा जो सॉइल होगा वो पॉल्यूट होगा। देन व्हाट आर द इफेक्ट, एग्रीकल्चर इफेक्ट क्या होगा, इससे जो भी हम लोग यूज करें इससे क्या होगा, रिड्यूस सॉइल फर्टिलिटी, आपका सॉइल जो फर्टिलिटी होगा वो कम हो जाएगा। देन रिड्यूस नाइट्रोजन फिक्सेशन, आपने सुना होगा नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है, राइजोबियम द्वारा होता है, कि इसमें क्या है कि जो भी लेग्यूम्स प्लांट्स होते हैं उसमें नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है, उसमें मतलब अगर नोड्यूल्स का फॉर्मेशन होता है जो कि नाइट्रोजन प्रोवाइड करता है, तो उसमें क्या है कि आपको जो भी यूरिया या नाइट्रोजन का सोर्स अप्लाई कर रहे हैं उसमें आपको नहीं करना पड़ेगा। जैसा कि आपने सुना होगा कि जो भी लेग्यूम क्रॉप्स होते हैं जिसको पल्स क्रॉप बोलते हैं, उस अगर उसकी हम खेती करते हैं तो उसके बाद हमको नाइट्रोजन फर्टिलाइजर की और नाइट्रोजन फर्टिलाइजर का
एप्लीकेशन करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट इज डिपोजिशन ऑफ सील्स इन द टैंक एंड रिजर्वायर्स, देन रिड्यूस क्रॉप यील्ड। तो ये सारे हैं, जैसे लार्जर लॉस ऑफ सॉइल एंड द न्यूट्रिएंट्स। तो ये सारे इफेक्ट हैं कि अगर हम यूज करेंगे तो ये सारे आपके परिणाम होंगे। Then next is industrial soil pollution. So large quantity of solid waste like unused and rejected chemicals, sludge, fresh mud, salt dust, bottles, plastic materials, these are all ये what जो भी हम लोग वेस्ट से आता है उसको क्या अगर हम डंप कर देते हैं। जनरली मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस आर डम्प्ड ओवर द सरफेस ऑफ सॉइल। आप देखोगे जहाँ इंडस्ट्री है वहाँ आसपास बिखरे रहते हैं या जमीन के अंदर घुसा रहता है। And these materials have been dumped in around the factory site or around the entire city, जैसा कि बताया था आप लोगों को। तो ये आपका सॉइल को पोल्यूट करता है। Then what are the different industrial effects? So dangerous chemicals entering underground water, क्योंकि आप देखिए यहाँ पे जो भी इंडस्ट्रियल वेस्ट है ये पानी में जा रहे हैं। Then ecological imbalance, release of pollutant gases, increased salinity, reduced vegetation। तो ये सारे इफेक्ट हैं जो कि सॉइल को दूषित कर रहे हैं। Then next point is urbanization of soil pollution. So जैसा कि बताया था कि urban activities generate large quantities of cities waste, including several non-biodegradable material like आपने सुना हो plastic bags, plastic bottles, plastic waste, glass bottles. Okay, if it is uncollected, so they cause soil pollution. अब कहीं भी जाइए देखेंगे कि जो भी म्यूनिसपैलिटी या म्यूनिसिपल जो है उसका ड्यूटी है सब करना उठाना, लेकिन वो लोग उठाते नहीं है। और जहाँ पे फैक्ट्री है जहाँ पे इंडस्ट्री है वहाँ पे ऐसे ही क्या है कि आसपास सराउंडिंग एरिया में ये चले जाते हैं। सो इमिशन ऑफ टॉक्सिक एंड फॉल गैसेस फ्रॉम landfills pollutes the environment and causes serious effect on the health of some people. The other unpleasant smells causes inconvenience। जैसे ये सबसे देखोगे कि जाओगे जहाँ पे बहुत दिन से गार्बेज होता है वहाँ पे क्या है नहीं उठाया जाता है तो फॉल स्मेल आता है, जाने में दिक्कत होता है, बहुत खराब स्मेल आता है। तो ये सब क्या है, ये सब आपको जो सांस में जा रहे हैं और आपको बॉडी को प्रदूषित कर रहे हैं वन बाई वन। सो एग्रीकल्चर सॉइल पोल्यूशन, the plants on which we depend for the food, जैसे बताया था you can see here under attack from the insect, fungi, bacteria, viruses, rodents, other animals to kill unwanted population living in or on their crops. Pesticide and herbicides are applied to the agricultural land। ये सारी चीजें मैं डिस्कस कर चुका हूँ। तो क्या होगा कि ये सारी चीजें हैं कि अगर हम इसको यूज करेंगे तो हमारा जो सॉइल होगा वो पोल्यूट होगा। देन मेजर इफेक्ट ऑफ सॉइल पोल्यूशन, तो कुछ इंपॉर्टेंट इफेक्ट है जैसे कि आपने पढ़ा, जैसे आप देख सकते हो कि सैलिनाइजेशन, इधर इंक्रीज द सॉइल कंटेंट ऑफ सॉइल। देन salinization occurs due to the acid rain, agriculture operation and industrial activities. And due to salinization, the soil becomes unsuitable for plant growth and human use. So important is salinization. And groundwater in saline soil have more salts than normal soil and make the water unsuitable for plant growth for animals and human use. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप देखेंगे आजकल का पानी पानी भी दूषित हो गई है। जैसे कि बताया था वाटर पोल्यूशन में कि पानी बहुत है लेकिन पानी पोर्टेबल वाटर नहीं है, पीने योग्य वाटर नहीं है, ड्रिंकिंग वाटर नहीं है। तो ये सारे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, लिंक हैं। जो भी वाटर पोल्यूशन है या सॉइल पोल्यूशन है ये एक दूसरे से लिंक। देन मेथड्स टू कंट्रोल सॉइल पोल्यूशन, तो ये देखिए भी आप इन्वायरमेंट साइंस के स्टूडेंट हैं, मैं पहले भी क्लास में बताया था कि आपको क्या करना है। तो इसमें भी कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिसमें अगर हम लोग हर इंडिविजुअल अगर ध्यान देंगे तो इसको हम मिनिमाइज कर सकते हैं, या फार्मर्स के बीच में या लोगों के बीच में अगर हम अवेयरनेस फैलाएं कि ऐसे करना है, उनको कन्विंस करना होगा, तो ही धीरे धीरे कंट्रोल हो सकता है या इसको मिनिमाइज कर सकते हैं। कंट्रोल 100% इम्पॉसिबल है लेकिन उसको मिनिमाइज कर सकते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट इज रिड्यूसिंग केमिकल्स, फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड यूज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल बहुत सारे अल्टरनेटिव सोर्सेज हैं जिसको यूज करने से भी हम जमीन की सॉइल की जो फर्टिलिटी है बढ़ा सकते हैं। जैसे कि मैं बता दूं आपको कि बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं जैसे कि सिक्किम में सुना था कि ये लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रोत्साहित कर रहे हैं, उस पर जोर दे रहे हैं और ऑर्गेनिक फार्मिंग में सब्सिडी प्रोवाइड कर रहे हैं और वहाँ के गवर्नमेंट ने बैन कर दिया है।
देखिए मैं ये नहीं कहूँगा कि पूरा बैन कर दीजिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे केमिकल्स होते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिसका सोर्स केमिकल फर्टिलाइजर ही है। लेकिन बैन करने के बजाय उसको हम मिनिमम यूज करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। रिसाइकलिंग papers, plastic and other materials reduces the volume of refuse in the landfills। सबसे बड़ा प्रॉब्लम है हमारे देश में, या हमारे देश में नहीं, बहुत सारे स्टेट्स में, कि हम उसको रिसाइकलिंग नहीं करते हैं, क्योंकि हमारे पास वैसा प्लांट्स नहीं है, हमारे पास वैसा मशीन नहीं है। हम लोग क्या एक बार फेंक देते हैं, वो चला जाता है गार्बेज में। देन रीयूजिंग मटेरियल्स सच एज प्लास्टिक बॉटल्स, ग्लास, जैसे कि बताया कि हम चाहें तो जो भी प्लास्टिक मटेरियल्स है उसको हम दोबारा यूज कर सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि वेंडर्स वाले आते हैं, वो अखबार ले आते हैं, आपके प्लास्टिक मटेरियल्स ले जाते हैं, तो वहाँ डंप करते हैं, फिर वहाँ से जाता है जहाँ पे उसके प्लांट्स हैं, वहाँ उसको यूज करते हैं। तो हर जगह इसकी फैसिलिटी नहीं है, तो लोग जो है अगर एक बार फेंक दिया तो वहाँ से नहीं उठाते हैं। जो भी वेंडर्स वाले होते हैं वो घर से उठाते हैं, या बाहर कहीं साफ सुथरा जगह मिल जाए और कोई ऐसा प्लास्टिक पड़ा हुआ है या ग्लास पड़ा हुआ है तो ही उठाएंगे वो। देन reforestation, planting trees or reforestation helps prevent soil erosion and pollution। ये सबसे इम्पोर्टेंट है, एयर पोल्यूशन के लिए सबसे अच्छा है और सॉइल पोल्यूशन के लिए भी अच्छा है, इवन वाटर पोल्यूशन के लिए भी अच्छा है। मैं पहले ही बताया था कि हम लोगों को ट्री लगाना चाहिए, और ट्री लगाने से बहुत फायदे हैं। देन मेथड्स टू कंट्रोल सॉइल पोल्यूशन, सो यूज ट्रेडिशनल मेथड टू रिड्यूस ग्रोइंग ऑफ पेस्ट एंड वीड्स। ओके, सो दीज आर द ट्रेडिशनल मेथड कि आप कैसे उसको कम कर सकते हैं। जैसे कि आप देखिए, जैसे मैं बताता हूँ बच्चों को कि अगर आपको पेस्ट यूज करना है तो आप चाहो तो नीम का खाली अप्लाई कर सकते हैं, या आजकल ये भी है कि बहुत सारे बायो पेस्टिसाइड्स हैं, जैसे कि नीम हो गया, मदार हो गया, ठीक है, तो उसको भी आप डिकम्पोज करके आप बायो पेस्टिसाइड बना सकते हैं। So designated pits should be used for dumping of soil waste, and these waste should be treated chemically and biologically to make them less toxic and hazardous। क्योंकि इवन जो है ना, जो भी आपके डंप्स में जो वेस्ट है उसको अगर हम ट्रीट कर देंगे तो उसमें टॉक्सिक मटेरियल्स कम हो जाता है, उसकी टॉक्सिसिटी और टॉक्सिक इफेक्ट कम हो जाता है। मिनिमाइजिंग इमिशन फ्रॉम मोटर व्हीकल्स एंड इंडस्ट्री टू कंट्रोल एसिड रेन, क्योंकि इसी मैंने बताया था कि ये सारे जो है ना, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, सारे एक दूसरे से कनेक्टेड है। क्योंकि आपका जो बारिश हो रही है, रेन वाटर आ रहा है, वो सॉइल में आ रहा है, तो सॉइल क्या है आपका, एसिडिक होगा। तो ये क्या है, ये भी है जैसे कि बताए थे कि आपका जो एयर पोल्यूशन बताए थे कि हमको मोटर व्हीकल्स हो गया, सब चीज़ को मिनिमाइज करना है। आजकल हालांकि बहुत सारे धीरे धीरे इलेक्ट्रिक भी आ रही है, तो उसको कम करेंगे तो क्या है कि आपका कम एसिड होने की संभावना होगी। फिर क्या होगा कि आपका सॉइल भी एसिडिक नहीं होगा। लेकिन नो डाउट कुछ एसिडिक सॉइल फायदेमंद होते हैं, जैसे कि हम आपको बता दूं, जो भी हम लोग टी ग्रो करते हैं या कॉफी ग्रो करते हैं उसके लिए एसिडिक सॉइल ही चाहिए। आप असम में जाओगे, जो भी फार्मर्स टी एंड कॉफी ग्रो कर रहे हैं तो वो एसिडिक सॉइल में ग्रो करते हैं। लेकिन हाँ, पूरा बेल्ट को हम एसिडिक नहीं बना सकते, तो वहाँ के लिए मे भी एसिडिक सॉइल अच्छा हो। लेकिन हमको अगर गेहूँ, ज्वार, बाजरा, पैडी उगानी हो तो वहाँ पे एसिडिक सॉइल कंजेनियल नहीं होगा। Okay, so thank you very much.